Question number 51 is in the Government of India Act 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transferred subject. Which of the following were treated as reserved subject? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को अच्छे से पढ़ा तो आई एम श्योर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जरूर पढ़ा होगा और इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गिवन चार सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता है या फिर आते हैं। यू नो देयर इज अ वन सब्जेक्ट व्हिच कम्स अंडर रिजर्व कैटेगरी और मोर देन वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सेकंड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, थर्ड है लैंड रेवेन्यू, फोर्थ है पुलिस। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से अगर चूज करना चाहते हैं तो सेकंड जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कम्स अंडर द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस कम अंडर द रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो यहां पे हमारा आंसर होगा सी 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा इन मिडाइवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू। तो फनम मिडिवल इंडिया के अंदर हम कॉइन्स को एक यूज करते हैं, कॉइन्स को फनम कहा जाता था। तो फनम वाज अ करेंसी इशूड बाय मद्रास प्रेसिडेंसी until 1815 it circulated alongside the Indian rupee also issued by the presidency। तो हमें ये जानना है कि सिर्फ कि फनम का मतलब क्या है, क्या वो क्लोथिंग है, कॉइन्स है, ऑर्नामेंट है, वेपन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी कॉइन्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। फर्स्ट है बरिंदर कुमार घोष, सेकंड है जोगेश चंद्र चटर्जी, थर्ड है रास बिहारी बोस। इन तीनों में से हमने ये बताना है कि तीनों में से कौन सा फ्रीडम फाइटर या फिर कौन से फ्रीडम फाइटर हु ऑफ द अबव वॉज वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। मतलब गिवन तीन में से कौन से हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं दे वर एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो फर्स्ट बरिंदर कुमार घोष, सेकंड जोगेश चंद्र चटर्जी, दे बोथ आर बिलोंग टू अनुशीलन समिति बट द रास बिहारी बोस बिलोंग टू गदर पार्टी। सो आवर आंसर शुड बी डी, दैट इज रास बिहारी बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज as well as the princely state। So if we talk about the members of constituent assembly, तो what we have found the member of constituent assembly जो provincial assembly से थे वो elect होके constituent assembly में आए थे। लेकिन if we talk about the members from princely states, so those member were nominated members। so यहाँ पे ये statement गलत हो जाती है कि दोनों member ही nominated थे लेकिन provincial assembly से elected member थे, princely state से हमारे नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। तो व्हाट द ब्रिटिशर्स सेड दैट इफ यू डोंट वांट टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान सो यू कैन मेक अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड then they will give you a right of separate state of separate entity। so that is why the statement number 2 is absolutely correct। our answer should be B2 only। question number 55 is with reference to Indian history consider the following text। first है नेटी पकरन, सेकंड है हमारा परिशी पथवरन, अवधान षटका, त्रिशा शतिलखाना, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, महापुराण। तो चारों में से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे थर्ड जो है हमारा दैट इज अवधाना शटाका, इट बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट सेक्टर। तो अगर हम थर्ड पॉइंट हमें पता है कि थर्ड जो हमारा पॉइंट है इट बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट सेक्टर, तो यहाँ पे हमें ये पता होगा कि बाकी जो तीन है हमें थर्ड को एलिमिनेट करना है और थर्ड को एलिमिनेट करने के बाद व्हाट वी हैव फाउंड that we can eliminate A, C and D। तो answer is B, 2 and 4 only। It means the second text and the fourth text
दे बिलोंग टू जैन टेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 56। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट पेयर है हमारा आर्यदेवा जैन स्कॉलर, दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथमुनि वैष्णव स्कॉलर। यहाँ पे अगर मैं आर्यवेदा की बात करता हूँ तो आर्यवेदा वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं दिगनाग की, वो है बुद्धिस्ट स्कॉलर। फिर बात करते हैं हम नाथमुनि की, वो है वैष्णव स्कॉलर। सो अकॉर्डिंग टू गिवन आंसर हमारा पेयर नंबर 1 एकदम इनकरेक्ट है, बट आर द पेयर नंबर 2 एंड द 3 दे बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो गिवन तीन पेयर में से वी हैव 2 correct pairs and 1 wrong pair, so our answer should be C, only 2 pairs. Question 57. With reference to Indian history, consider the following statements. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. So it is a wrong statement because the first Mongol invasion of India happened during the reign of Iltutmish. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए यहाँ पे गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। थर्ड बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक temporarily lost portion of northwest of his kingdom to Mongols. यहां पे हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक डिफीटेड द मंगोल्स एंड ही हैड नॉट lost any of the portions to his kingdom to them. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल से डिफीट नहीं किया था। They defeated Mongols. They did not lost any portion. They did not lose any portion of his reign or his total entities. मंगोल्स को उन्होंने कुछ भी एक तरह से लूज नहीं किया था। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 that is during the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city is a correct statement. Our answer should be B2 only. हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, with reference to Indian history, who of the following were known as Kulha Dharan? So the answer is D, Sayyid. So Sayyid used to wear a pointed cap which was known as Kulha. So Kulha Dharan is another name or associated with the Sayyids. I associated with the Sayyids dynasty. So our answer should be D of question number 58, that is Sayyid. हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है यहाँ पे, with reference to Indian history, consider the following statements. The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on land granted to them by Gajapati rulers. Second, Alfonso the Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of a Vijayanagar Empire. स्टेटमेंट नंबर 2 एंड थर्ड एकदम करेक्ट है। अगर आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का एक चैप्टर पूरा कवर किया है, so you will find these both statements are exactly given in the book, even in every book, whether you are studying from NCERT or any other reference book, दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट लिखी हुई है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। बट इफ वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट नंबर 1, तो कहीं भी हमें ये पढ़ने को नहीं मिलता कि that Dutch established their factories and that land was granted to them by गजपति रूलर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम इनकरेक्ट है। तो अगर हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में, सो इन 1602 और 1602 द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स वर फॉर्म्ड एंड गिवन परमिशन बाय द डच गवर्नमेंट टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो इनको एक कोई जो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट का फैक्ट दिया है, ये कोई रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, ना ही हमें कहीं पे पढ़ने को मिलता है। तो हमारा आंसर शुड बी 2 and 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी 2 and 3 ओनली। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो अगर मैं खुद बताऊं तो मैं खुद भी इस क्वेश्चन में 100% श्योर नहीं हूं
कुछ जगह पे मैंने पढ़ा है कि भाई तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कि गिवन थ्री फैक्ट्स, तीनों की तीनों हमें फैक्ट एकदम करेक्ट दिए हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट सम अदर सोर्सेज, तो वहां पे सेकंड स्टेटमेंट को गलत बताया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Second statement, that if a female slave bore her master's son, she was legally free. So some, in some books, in some sources, I have read this line, read this paragraph, this the statement, but in few other sources, मुझे उन सोर्सेज के अंदर सेकंड स्टेटमेंट कहीं नहीं मिली। तो इसमें अब यूपीएससी अपनी आंसर की निकालेगी, तब हम देखा जाएगा कि आंसर करेक्ट क्या है। बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी डी 1, 2 एंड 3। गिवन तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 है, that consider the following statements. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. कैपिटल फ्लाइट का मतलब क्या है? कैपिटल फ्लाइट का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी जो करेंसी है, जो आपकी मनी है, वो आपकी करेंसी से दूसरी करेंसी में मूव होना स्टार्ट हो चुका है। अब उसका रीजन क्या होगा? क्या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी द रीजन ऑफ कैपिटल फ्लाइट? तो यस, the tight monetary policy of any country could be the reason of capital flight in that country. So statement number 1 is absolutely correct. Second, capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowing. एकदम करेक्ट आंसर है। अगर कैपिटल फ्लाइट हमें देखने को मिलती है तो मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंटरेस्ट कॉस्ट जो फर्म की है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एकदम करेक्ट है। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क। डीवैल्यूएशन ऑफ एनी करेंसी, डीवैल्यूएशन ऑफ एनी कंट्रीज करेंसी, क्रिएट द करेंसी रिस्क। इट डिड नॉट डिक्रीज द रिस्क, इट इंक्रीजेस द करेंसी रिस्क। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एकदम करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट गलत दी गई है। हमारा आंसर होगा ए, 1 एंड 2 ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स: आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? चारों के चारों हमारे टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। हमारा आंध्र प्रदेश, केरला, और ये तो हमारे दोनों एक मेजर स्टेट है विद वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और हमारा जो केरला है, ये तो हमारे एक मेजर स्टेट्स है जहां पे हमें एक काफी एक बड़ी मात्रा के अंदर एक बिग क्वांटिटी में टी प्रोडक्शन होती है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, तो यहाँ पे भी हमें टी प्लांटेशन देखने को मिलती है। देखो, त्रिपुरा में तो काफी अच्छे एक लेवल पे देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल लेवल पे होती है। बट चारों स्टेट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हमारा आंसर होगा डी, ऑल 4 स्टेट्स। 63rd क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी दोनों स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, नॉट बाय आरबीआई। ठीक है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्रेडिट एजेंसीज को रेगुलेट करती हैं, आरबीआई नहीं करती है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। जैसे ही पता लग जाए कि ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है, फटाफट एलिमिनेशन की चाबी घुमाओ, एंड if you know that the statement number 1 is incorrect, and to find this fact that statement number 1 is incorrect, you have basic knowledge of economy. ठीक है, and after that knowledge we can eliminate A, C and D. Our answer is B, 2 and 3 only. आगे बढ़ते हैं। With reference to Banks Board Bureau, which of the following statements are correct? The governor of RBI is the chairman of Bank Board Bureau. एकदम गलत स्टेटमेंट है। ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता, बट इट इज नॉट अ मस्ट सिचुएशन। मैंडेटरी नहीं है कि भाई आरबीआई का गवर्नर ही चेयरमैन होगा हमारे बैंक बोर्ड ब्यूरो का। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे गलत है। तो वी कैन ऑल्सो here again we can eliminate A, C and D. 2 and 3 is the answer. B is the correct answer. So if someone is saying that in UPSC exam 2022 you cannot use elimination technique, but I can assure you at least 15 to 20 questions
अब 20 क्वेश्चन वर सोल्ड और इज सोल्ड बाय एलिमिनेशन टेक्निक ओनली। अगर आपने दिमाग से एलिमिनेशन टेक्निक लगाई है तो 15 से 20 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी है, बाकी ए सी डी एलिमिनेट होगा, आंसर होगा बी 2 एंड 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसीडर पिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कन्वर्टेबल बॉन्ड होता क्या है। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब ये है ऐसे बॉन्ड जिनको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और विद सम restrictions or conditions you can convert these bonds into equity and shares. These kind of bonds are known as convertible bonds. So first statement is, as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. So convertible bonds actually pays a lower rate of interest because in these bonds you have an option to convert them into equity and shares. Statement number 1 is absolutely correct. The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, डाउट की जरूरत ही नहीं है। अगर और कन्वर्टेबल बॉन्ड मैंने अपनी क्लासेस के अंदर बच्चों को बताया था, हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड को पढ़ा भी था हमारे करंट अफेयर्स के अंदर, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, और हमने ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ी भी थी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। हमारा आंसर होगा सी बोथ 1 एंड 2। कंसीडर द फॉलोइंग: एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से इंडिया किसका मेंबर है? आंसर है डी, इंडिया तीनों का मेंबर है। अब नेट पे जाके सर्च करो, ढूंढो कि है कि नहीं है। देखो अब इसके अंदर ना कुछ समझाया नहीं जा सकता। अब भाई मेंबर है तो है, अगर आपको पता है तो आंसर लगाओ, अगर नहीं पता तो छुट्टी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। अगर यहां पे भी किसी ने दिमाग लगाया, अब अगर मैं मानता हूं कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आपने कुछ दिमाग लगा के पढ़ाई करी है, तो आपको ये तो पता होगा भाई कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है, राइट। अगर ये किसी को नहीं पता ना तो प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में। तो मेरे समझाने से, किसी और फैकल्टी के समझाने से, पैसे लेके फ्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट और थर्ड का दोनों इंडिया मेंबर है, तो एक ऑप्शन ढूंढ के बताओ जिसमें 1 एंड 3 दोनों दिए हो। एक ऑप्शन है सिर्फ डी, फिर यूज आ गया अपने एलिमिनेशन टेक्निक, फिर दिमाग यूज हुआ अपना। तो यहां पे डी 1, 2 एंड 3 एकदम करेक्ट है। तो सेकंड में ही डाउट था ना, सेकंड तो यहां कवर हो गया, तो आंसर होगा डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: वियतनाम has been one of the fastest growing economies in the world in recent years. तो ऐसा किसी रिपोर्ट में कहा गया था। देखो ऐसा मानना तो मुश्किल है कि वियतनाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो देखो इसका पॉइंट ये है कि अगर कोई कंट्री पहले बहुत ही गरीब है और एकदम से उसने एक तरह से ट्रेड बढ़ा, एक बिजनेस बढ़ा, तो एकदम से ग्रोथ आएगी 8%, 9%, 6% चली जाएगी ग्रोथ। सो इन दिस सिनेरियो, इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो वी कैन से दैट वियतनाम इज one of the fastest growing economies in the world in recent years. Correct statement है। Second statement, Vietnam is led by a multi-party political system. Wrong statement. Vietnam is led by a single party political system. Second statement गलत है। A एलिमिनेट होगी, D एलिमिनेट होगी, बचा B और C। अब देखो फिर एलिमिनेशन काम आ गया। अगर मुझे पता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है तो सिर्फ एक आंसर बचेगा, विच इज C, 1, 3 एंड 4। मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि यूपीएससी के अंदर आपको गिवन स्टेटमेंट सब नहीं पता होंगे। यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो यहां पे हमारा आंसर होगा सी 1, 3 एंड 4। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 20-30% लेक्चर में बात बताई होगी जब आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, जब आप आरबीआई के फंक्शन पढ़ रहे हैं, जब आप कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं, जब आप मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। जो इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है आरबीआई के अंदर। आंसर होगा डी।
ऐसे क्वेश्चन भाई अगर कोई गलत करके आएगा ना, तो मैं बता रहा हूं कि घर पे आके खुद की पिटाई खुद ही कर देना, किसी की जरूरत नहीं है आपकी पिटाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स, ये भी हमने एक क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के लेक्चर में कवर किया था। सो दे अनेबल द digital representation of physical assets. They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन आपको यह बताना जरूरी है कि नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं। आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट मेटावर्स, यू हैव हर्ड अबाउट फिजिकल एसेट्स इन मेटावर्स, यू हैव हर्ड अबाउट डिजिटल एसेट्स, और आपने सुना होगा बड़ी बड़ी जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं वो मेटावर्स के अंदर बिलियन का मिलियन के एसेट्स खरीद रही हैं। तो इन एसेट्स को खरीदने के लिए या फिर अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डिजिटल एसेट्स बना के सेल करने के लिए कुछ करेंसी चाहिए, तो उस करेंसी को हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। सो नॉन फंजिबल टोकन्स आर काइंड ऑफ एन डिजिटलाइज्ड करेंसी and with the use of NFTs you can purchase digital assets, you can purchase digital representation of physical assets। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है कि गिवन तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होंगी। आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ रिजर्वियर्स के नाम दिए हैं और कुछ हमें उनकी लोकेशन के नाम दिए हैं। तो घाटा प्रभा तेलंगाना में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में है, माइथोन छत्तीसगढ़ में है। चेक करना है कि है कि नहीं है, फिर बताना है कितने पे ठीक है। तो देखते हैं। घटा प्रभा है कर्नाटका में, गलत हो गया स्टेटमेंट, हमारा पेयर दिया हुआ। गांधी सागर है एमपी में, ठीक हो गया। इंदिरा सागर एमपी में, गलत हो गया। और हमारा माइथोन है झारखंड में, तो ये भी दिया हुआ गलत हो गया। सिर्फ पेयर नंबर 2 ठीक है, दैट गांधी सागर इन एमपी। आंसर होगा ए 1, only one pair। आगे बढ़ते हैं। In India, which of the following compiles information of industrial dispute, closure, entrenchment, and layoff in factories employing workers? So all these options are related to labor reforms, labor code, and I have said this thing various times. You don't have to read the labor code comprehensively, but you have to know the basics about labor bureau. You have to read basics about the इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन आ गया, 71 का आंसर है सी, लेबर ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन? सो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन की दिए हुए फर्स्ट तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हमारा आंसर है ए 1, 2 एंड 3। और मुझे लगता है कि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए भी होंगे, और अगर आपने भी इस क्वेश्चन को छोड़ा है तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है भाइयों। कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनको छोड़ना बहुत जरूरी होता है, एंड यू हैव टू स्किप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जाम, टू रीच द लेवल ऑफ कट ऑफ, टू क्लियर द कट ऑफ। 72 क्वेश्चन को स्किप करना बहुत जरूरी था। देखो कोई जीनियस बच्चा बैठा है या फिर कोई बैठा है जिसका आज दिन 5 तारीख का दिन अपनी दुनिया का बेस्ट दिन था, तो ये तो क्वेश्चन ठीक कराया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट फिर भी 72 का आंसर है ए 1, 2 एंड 3। 73 पढ़ते हैं। इफ अ पर्टिकुलर एरिया is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequences or consequence of it? 5th शेड्यूल के अंदर हमारे ट्राइबल एरियाज आते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 दी है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। सेकंड, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी इन दैट एरिया। देखो सी और डी का तो मतलब ही नहीं है, यूनियन टेरिटरी, स्पेशल कैटेगरी, स्टेट नहीं बनता। कंफ्यूजन ए या बी में है, क्योंकि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे कहेंगे कि यार ऑटोनोमस बॉडी भी तो बनती है। भाई ऑटोनोमस बॉडी मोस्टली उन स्टेट्स के अंदर बनती है जो 6th शेड्यूल में आते हैं। 5th शेड्यूल के स्टेट्स होते हैं ट्राइबल वाले। तो 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मैं एनालाइज करता हूं, एंड इफ वी think about the 5th schedule or analyze the 5th schedule of Constitution of India, so answer should be A, that this would prevent
द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं 74। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंडिया सैनिटेशन कोalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by Government of India and World Health Organization। पहला पार्ट एंड से पहले एकदम करेक्ट है, दैट इंडिया सैनिटेशन कोalition is a platform to promote sustainable sanitation, but it is not funded by World Health Organization। It is a kind of an organization or a multi-stakeholder platform जिसके अंदर सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, एनजीओ सब मिलके एक ऑब्जेक्टिव लेके साथ में चली है कि इंडिया सैनिटेशन कोalition बनाएंगे और इंडिया के अंदर सस्टेनेबल सैनिटेशन को प्रमोट करेंगे। सो बेसिकली देयर आर दिस इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म and their basic objective is to come together and create a system to promote sustainable sanitation in India। First statement is absolutely wrong। Second, the National Institute of Urban Affairs is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovative solution to address the challenges of urban India। देखो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। गलती से यहां पे डी लिख दिया है लेकिन आंसर होगा बी टू ओनली, तो ध्यान रखना कि भाई आंसर हमारा होगा बी टू ओनली। तो आगे बढ़ते हैं। Which of the following has been constituted under the Environment Protection Act? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। आंसर है सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसके अलावा गिवन में से हमें कोई भी अथॉरिटी, कोई भी कमीशन एनवायरमेंट एक्ट के अंदर नहीं बनती है। तो आगे बढ़ते हैं।